साथियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटर और टीचर वेद प्रकाश साइकोलॉजी ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल जब मैंने आपको जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ाया था, तब मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगले दिन मतलब आज मैं आपको कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ाऊंगा। और मैंने कहा है आपसे कि यदि आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको वो टॉपिक पढ़ाऊंगा जो समझने में कठिन है और जिनको याद रखना थोड़ा सा टिपिकल है। तो इसी कड़ी में मैं आज आपको करवा रहा हूं कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। आप चाहे किसी भी ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, इवन की स्कूल लेक्चरर की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आपको कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जो है वो सभी में उपयोगी है। आप किसी भी स्तर की तैयारी करें, शिक्षक भर्ती के लिए या किसी भी राज्य स्तर की पात्रता परीक्षा की तैयारी करें, चाहे सुपर टेट हो या यूपी टेट हो, बिहार टेट हो, एच टेट हो, आपको कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ना ही पड़ता है। छोटा टॉपिक है लेकिन यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। थोड़ा जटिल टॉपिक है, समझने समझाने की प्रक्रिया को सरल बनाने की कोशिश करूंगा और आसानी से आपको समझ आ सके, इसमें से प्रश्नों को आप पकड़ सके, मैं ऐसी कोशिश करूंगा। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 स्तर बताए हैं और 6 अवस्थाएं बताई हैं। 3 स्तर में पहला है पूर्व नैतिक स्तर। इस पूर्व नैतिक स्तर को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसे हम पूर्व पारंपरिक स्तर भी कहते हैं। पूर्व नैतिक स्तर का ही दूसरा नाम है पूर्व पारंपरिक स्तर। दूसरा इन्होंने बताया है पारंपरिक स्तर। कई किताबों में परंपरागत स्तर भी लिखा मिलता है। पारंपरिक और परंपरागत दोनों एक ही बात है। इसे पारंपरिक स्तर भी कहते हैं या परंपरागत स्तर भी कह देते हैं, परंपरागत स्तर। और तीसरा इन्होंने बताया है उत्तर पारंपरिक या फिर आत्मंगीकृत, ये तीसरा स्तर है, नैतिक स्तर। जी कोहलबर्ग ने 3 स्तर बताए हैं। इन 3 स्तरों में 6 अवस्थाएं बताई हैं और प्रत्येक स्तर में 2 अवस्थाओं को शामिल किया है। पूर्व नैतिक स्तर, जिसका दूसरा नाम है पूर्व पारंपरिक स्तर, इसकी उम्र उन्होंने निर्धारित की है 4 से 10 वर्ष। कहने का मेरा तात्पर्य है ये 4 से 10 वर्ष की जो अवधि है, आपसे प्रश्न ऐसे ना पूछ करके कि 4 से 10 वर्ष की अवधि है या उम्र क्या है, आपसे पूछ लेगा कि पूर्व नैतिक या पूर्व पारंपरिक स्तर को किस अवस्था में शामिल किया जाता है, तो आपको बताना है प्रारंभिक बाल्य अवस्था। 4 से 10 वर्ष की अवधि प्रारंभिक बाल्य अवस्था का काल है। यहां बच्चे में ज्यादा नैतिकता नहीं होती है। पूर्व नैतिक स्तर के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद इसकी 2 विशेषताएं बताऊंगा। पहले पूर्व नैतिक स्तर क्या है इसको समझ लो। 4 से 10 वर्ष की आयु है, प्रारंभिक बाल्यावस्था का काल है। इस अवस्था में बच्चों पर पूरा प्रभाव किसका देखा जाता है? माता पिता का। पूरा प्रभाव माता पिता का होता है। बच्चे का व्यवहार पूर्णतः माता पिता के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। बच्चा पूर्णतः किसके प्रति समर्पित भाव रखता है? माता पिता के प्रति। माता पिता बच्चे के व्यवहार को पूर्णतः नियंत्रित करते हैं। और माता पिता की एक बड़ी विशेषता जो इस स्तर पर देखी जाती है, इस स्तर पे, वो है माता पिता चाहते हैं उनका बच्चा बिना तर्क किए उनकी बात का क्या करे? समर्थन करे या उनकी बात को स्वीकार करे। बिना तर्क किए, तर्क नहीं करना है, क्योंकि माता पिता की नजर में अभी उसमें नैतिकता नहीं है, अभी उसमें समझ का विकास नहीं हुआ है। कौन से स्तर की बात कर रहे हैं? पूर्व पारंपरिक स्तर की। यहां बच्चे में प्रारंभिक बाल्यावस्था का काल देखा जाता है। उम्र निर्धारित की गई है कोहलबर्ग के द्वारा 4 से 10 वर्ष। इस स्तर पर जो ज्यादा अहम भूमिका होती है वो माता पिता की होती है। बालक के व्यवहार को माता पिता ही नियंत्रित करते हैं, माता पिता ही सिखाते हैं। सही गलत क्या है ये समझाने और सिखाने की पूरी जिम्मेदारी माता पिता की होती है।
कौन से स्तर की बात कर रहे हैं? पूर्व नैतिक। अभी मैं अवस्थाओं की बात नहीं कर रहा हूं, केवल और केवल स्तर की बात कर रहा हूं। नहीं तो हम मोस्टली कैसे पढ़ते हैं अधिकतर टीचर? पूर्व नैतिक स्तर, दो अवस्थाएं, आज्ञा व दंड की अवस्था, अहंकार की अवस्था, पारंपरिक स्तर, प्रशंसा की अवस्था, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, ये बता दिया ज्यादा से ज्यादा। फिर सामाजिक अनुरूपता, उसके बाद उत्तर पारंपरिक अवस्था, फिर आ जाएंगे सामाजिक सहमति की अवस्था, विवेक की अवस्था, कोलवर्ग समाप्त। ऐसे प्रश्न हल नहीं होता है। वो पहले स्तर को समझो, स्तर में क्या है, उसके बाद दो विशेषताएं आएंगी, दो अवस्थाएं आएंगी, उनको समझेंगे, फिर इसके स्तर की जानकारी लेंगे, फिर इसकी दो अवस्थाएं पढ़ेंगे, फिर इसकी जानकारी लेंगे, फिर इसकी दो अवस्थाएं पढ़ेंगे। एक बार फिर से रिवाइज करता हूं, फिर इसकी दो अवस्था जो है अवस्थाएं उनको समझाऊंगा। पूर्व नैतिक स्तर, इसे पूर्व पारंपरिक स्तर भी कहते हैं। कोहलबर्ग ने इसकी उम्र निर्धारित की है 4 से 10 वर्ष। पूछा हुआ प्रश्न है, सीटेट के उल्ट पेपर्स उठा के देखना, आपको मिल जाएगा। इसे प्रारंभिक बाल्यावस्था का काल कहते हैं, ये भी आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न कैसे आते हैं देखो, जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। आपने एसएसटी में पढ़ा होगा, स्वतंत्र भारत का पहला एजुकेशन कमीशन 1948-49 में गठित हुआ राधाकृष्णन आयोग के नाम से। ठीक है, हमने मोस्टली पेपर में देखा है कि राधाकृष्णन आयोग के नाम से इसे पूछा ही नहीं जाता। हमसे क्या पूछता है? वो पूछता है विश्वविद्यालय आयोग कब आया। आप जानते हैं राधाकृष्णन आयोग का ही दूसरा नाम है विश्वविद्यालय आयोग। याद रखने का बहुत छोटा सा सिंपल सा लॉजिक है। राधा और कृष्ण दोनों कहां मिले थे? यूनिवर्सिटी में। दोनों का मिलन यूनिवर्सिटी में हुआ था। ये प्रश्न ऐसे ना आके ऐसे आया है, ठीक वैसे ये प्रश्न ऐसे ना आके ऐसे भी आ सकता है। कहने का मेरा मीन्स ये है कि 4 से 10 वर्ष की उम्र ना पूछे और वो पूछ ले कि पूर्व नैतिक स्तर का संबंध किस अवस्था से है, और वो ऑप्शन में रख दे प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व किशोर अवस्था। तो हमको क्या करना है? प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, इस अवस्था में इस स्तर पर पूरा जो व्यवहार है वो माता पिता के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। बच्चा खुद से कोई डिसीजन नहीं लेता। खाने पीने से लेके सोने बैठने, टीवी देखने, कपड़े पहनने, ये सारी जिम्मेदारियां माता पिता निभाते हैं। और आज का एनवायरमेंट आपको पता ही है, माता पिता पढ़े लिखे हैं, तो जो उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, अगर वो उसका बाहर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो बच्चे पर पूरा का पूरा थोप रखा है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। खासकर मम्मियां बच्चे को पूरी तरह से कंट्रोल करके रखती हैं, सब कुछ डिसाइड करती हैं, किस टाइम पे टीवी देखनी है, कब होमवर्क करना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, क्या खरीदना है, क्या खाना है, सब कुछ माता पिता डिसाइड कर रहे हैं। जब इतना सारा काम माता पिता डिसाइड कर रहे हैं तो नैतिकता सिखाने की जिम्मेदारी भी माता पिता की बनती है, और इसमें पूरा प्रभाव माता पिता का होता है। और माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे में इस तरह का व्यवहार विकसित हो कि हम जो बोले वो सही है। हम बोले रात है तो रात है, हम कहें दिन है तो दिन है, अर्थात हमारी बात पे क्या नहीं करना है? तर्क। तर्क किए बिना हमारी बात का क्या करना है? समर्थन। हमारी बात को क्या करना है? स्वीकार। ऐसा माता पिता चाहते हैं। कोहलबर्ग ने इस स्तर पे दो अवस्थाएं बताई है, और दो अवस्थाओं में पहली अवस्था है जिसका नाम है आज्ञा व दंड की अवस्था। पहली अवस्था है, पहला स्तर, इसमें दो अवस्थाएं, दूसरा स्तर, इसमें दो और इसमें भी दो, तीसरे में आज्ञा व दंड की अवस्था। इस आज्ञा व दंड की अवस्था को हम, प्रश्न जहां से आता है और आ चुका है वो है जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहां से प्रश्न आया है, इसको पूछा था उसने, जिसकी लाठी उसकी भैंस कोहलबर्ग के किस स्तर से संबंधित है? स्तर है पूर्व नैतिक स्तर या पूर्व पारंपरिक स्तर, इससे संबंधित है। आज्ञा व दंड की अवस्था, इसमें क्या होता है देखिए, बालक आज्ञा का पालन करता है, लेकिन आज्ञा का पालन करने के पीछे मुख्य भूमिका किसकी होती है? दंड की। बालक जिसको शक्तिशाली समझता है, जिसको शक्तिशाली समझता है, उसके प्रति अंधश्रद्धा रखता है। अंधश्रद्धा, क्योंकि वो पूरी तरह किससे बचना चाहता है? दंड से। इसका मतलब व्यवहार के नियंत्रक कौन हो गए? वो हो गए जो घर में दंड देने की शक्ति रखते हैं।
अर्थात जो पनिशमेंट दे सकते हैं, अर्थात घर के जो बड़े हैं, खासकर यहाँ पे मैं वही माता पिता की बात कर रहा हूं कि बच्चा आज्ञा का पालन तो करेगा, लेकिन आज्ञा पालन के पीछे महत्वपूर्ण शक्ति होती है दंड। और जो घर में शक्तिशाली होता है, अर्थात घर में जिसकी ज्यादा चलती है, बालक उसके प्रति क्या करता है, अंधश्रद्धा व्यक्त करता है। वो जो कहेगा, शक्तिशाली व्यक्ति जो दंड देने का काम करता है घर में, वो जो कहेगा बच्चे को उस बात को आंख बंद करके हाँ करना है, समर्थन करना है। कौन सी अवस्था की बात कर रहे हैं? आज्ञा व दंड की अवस्था। इसका दूसरा नाम ऐसे कह सकते हैं हम, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और ये प्रश्न आया हुआ है, आप ओल्ड पेपर कंसल्ट करेंगे तो उसने पूछा था जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका संबंध कोहल वर्ग के किस स्तर से है? स्तर है पूर्व नैतिक या पूर्व पारंपरिक स्तर। दूसरी इसमें जो अवस्था आती है उसे हम कहते हैं अहंकार की अवस्था। अहंकार की अवस्था, और इसी का दूसरा नाम है साधन सापेक्ष उन्मुखता। इसी का दूसरा नाम है साधन सापेक्ष उन्मुखता। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा अपने अधिकारों को तो जानता ही है, अपने अधिकार तो वो समझता ही है, अपने अधिकारों की जानकारी तो उसे है, इसके साथ साथ वह दूसरों की आवश्यकताओं को भी समझता है। अपने अधिकार तो जानता ही है, इसके साथ साथ वो दूसरों की आवश्यकताओं को भी समझता है। और इसमें से पूछा हुआ प्रश्न मैं बता देता हूं आपको, इसमें से प्रश्न आया था, तुम मेरी पीठ में खुजली करो, तुम मेरी पीठ में खुजली करो और मैं तुम्हारी पीठ में खुजली करूंगा। कहने का मतलब मेरा अधिकार है, तुम्हारी आवश्यकता है, मैं तुम्हारी आवश्यकता को समझ रहा हूं, तो तुम्हें भी मेरी आवश्यकता को समझना पड़ेगा। इसलिए तुम मेरी पीठ में खुजली कर दो, मैं तुम्हारी पीठ में खुजली कर दूंगा। कौन सी है? अहंकार की अवस्था, जिसे हम साधन सापेक्ष उन्मुखता की अवस्था कहते हैं। और आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इनमें से प्रश्न नहीं आ रहे हैं, प्रश्न यहां से आ रहे हैं जो मैं ऑब्लिक लगा के लिख रहा हूं। पेपर में इनमें से उठाया जा रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तुम मेरी पीठ में खुजली करो, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे जब आप पुराने पेपर्स देखेंगे। तो एक हो गया अपना पूर्व नैतिक स्तर, उम्र मैंने बताई दी आपको 4 से 10 वर्ष। इसको पारंपरिक पूर्व पारंपरिक स्तर भी कहते हैं। इसमें दो अवस्थाएं होती हैं, आज्ञा व दंड की अवस्था। इसको दूसरा हम कह सकते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। और पूरी तरह से बालक क्या करता है? आज्ञा पालन तो करता है, लेकिन आज्ञा पालन के लिए पूरी तरह क्या जिम्मेदार है? दंड। और जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है, बालक उसके प्रति अंधश्रद्धा व्यक्त करता है। इसीलिए हमने लिखा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। दूसरी अवस्था है इसमें अहंकार की अवस्था। इसका दूसरा नाम है साधन सापेक्ष उन्मुखता की अवस्था। अर्थात बालक अपने अधिकारों को तो जानता ही है, उसके साथ साथ दूसरे की आवश्यकताओं को भी समझता है, पहचानता है। और इसीलिए हम ये पढ़ते हैं कि उदाहरण के लिए, तुम मेरी पीठ में खुजली करो, मैं तुम्हारी पीठ में खुजली करूंगा। बराबरी, अदला बदली। ठीक है, अब आगे दूसरा स्तर, पारंपरिक स्तर, परंपरागत स्तर। इसको कोहल वर्ग ने उत्तर बाल्यावस्था में काउंट किया है और इसकी उम्र बताई है उन्होंने 10 से 13 वर्ष। उसकी 4 से 10, इसकी 10 से 13। और उत्तर बाल्यावस्था का ये समय है, यहां लिख देता हूं मैं, 10 से 13 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था का काल है। इस स्तर पर महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि स्वयं अभिप्रेरित होने लग जाता है, स्वयं अभिप्रेरित होने लग जाता है, चीजों को समझने लग जाता है, नैतिकता कैसे प्रदर्शित करनी है, नैतिक व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये बातें समझ में आने लग जाती हैं। और इस स्तर पर भी दो अवस्थाएं हम देखते हैं। इनमें पहली अवस्था है सामाजिक प्रशंसा की अवस्था।
तीसरे नंबर पे प्रशंसा की अवस्था, और इसमें चौथी है, इसमें दूसरी है, क्रम से चौथी है सामाजिक अनुरूपता की अवस्था। ठीक है, अवस्थाएं हो गई 4। प्रशंसा की अवस्था को आया हुआ प्रश्न है, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की इस नाम से भी जानते हैं। और सामाजिक अनुरूपता की अवस्था को सामाजिक कर्तव्य पालन या फिर सामाजिक नियम पालन की अवस्था भी कहते हैं। ये इनके उपनाम समझ लो आप एक तरह से। प्रशंसा की अवस्था, इस पे आ जाते हैं। बालक ऐसे कार्य करना चाहता है जिससे समाज में उसकी प्रशंसा हो, समाज के लोगों की जिस काम में स्वीकृति है, समाज के लोग जिस काम को बढ़िया, अच्छा, वेरी गुड, श्रेष्ठ ऐसे बोलेंगे, बालक उन कामों को करने के लिए स्वयं प्रेरित होने लग जाता है और वो चाहता है समाज में उसका स्थान अच्छा लड़का या अच्छी लड़की के रूप में स्थापित हो। कौन से स्तर पे? दूसरा, पारंपरिक स्तर पे, जहां नैतिकता स्वयं आने लग जाती है, स्वयं नैतिकता को दिखाने के लिए प्रेरित होने लगता है। और प्रशंसा की अवस्था का मीन्स ऐसे कार्य करना चाहता है जो समाज के द्वारा स्वीकार किए गए हों, समाज जिन्हें स्वीकृति प्रदान करे, समाज के लोग उन बच्चों को अच्छा लड़का या अच्छी लड़की के रूप में देखें। फिर है सामाजिक अनुरूपता की अवस्था, सामाजिक कर्तव्य पालन, सामाजिक नियम पालन की अवस्था। इसमें बालक स्वयं अपनी इच्छा से समाज के बनाए नियम और कानूनों का पालन करने में गर्व की अनुभूति करता है। समाज के जो नियम है, समाज के जो कानून है, समाज ने एक सभ्य नागरिक होने के नाते जो अधिकार हमें प्रदान किए हैं, उनका पालन करने में खुद को गौरवान्वित महसूस करता है, अच्छा फील करता है। और वो चाहता है कि समाज के लोग उसे सभ्य मनुष्य, सभ्य बच्चे या सभ्य लड़के या सभ्य लड़की की नजरिए से देखें। इसीलिए वो अपनी इच्छा से समाज के कानूनों के अनुरूप अपने व्यवहार का क्या करता है? प्रदर्शन। फिर आ जाती है उत्तर पारंपरिक या आत्मांगीकृत नैतिक स्तर। इसकी अवधि उन्होंने बताई है 13 वर्ष से अधिक। ठीक है, 13 वर्ष से अधिक। अब बालक पूरी तरह आंतरिक प्रेरणा से प्रेरित होता है, पूरी तरह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किशोर अवस्था का काल आ गया। यहां हमने पढ़ा आरंभिक बाल्यावस्था, यहां हमने पढ़ा उत्तर बाल्यावस्था, और यह अवधि आ गई किशोर अवस्था की, जहां बालक में पूर्णतः संवेगों का विकास हो जाता है, शारीरिक मानसिक क्षमताएं सुदृढ़ हो जाती हैं। सांवेगिक विकास के कारण वो पूरी तरह से सही और गलत में अंतर करना सीख जाता है। और इसीलिए जब इस स्तर पे अवस्थाओं की बात करते हैं तो यहां पहली अवस्था आती है क्रम से 5वीं और इस स्तर की पहली, जिसका नाम है सामाजिक समझौते की अवस्था। यह सामाजिक अनुरूपता है, यहां पे है सामाजिक समझौते की अवस्था। ठीक है, सामाजिक समझौते की अवस्था मतलब यहां बालक क्या करता है, अब इसको समझने की जरूरत है। देखिए, इसको सामाजिक सहमति की अवस्था भी कहते हैं, सामाजिक सहमति की अवस्था। अब आप इसको ऐसे समझें, हमारे समाज ने कोई नियम बना रखा है, कोई कानून बना रखा है, लेकिन बहुसंख्यक वर्ग, हमारे समाज का बहुसंख्यक वर्ग ये चाहता है कि इस कानून में, इस नियम में परिवर्तन होना चाहिए। कहने का मेरा मीन्स ये है, पहले से कोई नियम बना चला आ रहा है, कोई कानून हमारे बुजुर्गों ने बना रखा है, समाज के ज्यादातर लोग अब चाहते हैं कि उस कानून में परिवर्तन हो या उस कानून को बदला जाए, क्योंकि वो वर्तमान की परिस्थितियों के हिसाब से अनुकूल नहीं है। तो फिर इस उम्र के जो बच्चे होते हैं वो उस कानून को बदलने में भी अपनी सहमति प्रदान करते हैं। कहने का मीन्स ये हुआ कि जो समाज के लिए उपयोगी है,
बच्चे उसको समर्थन देते हैं। जो समाज के लिए उपयोगी नहीं है, बच्चे इसका विरोध करते हैं। अर्थात बहुसंख्यक समाज या बहुसंख्यक वर्ग जो चाहता है, यदि वो किसी कानून को बदलना चाहता है, तो इस अवस्था में आकर के किशोर अवस्था के बच्चे उस बहुसंख्यक वर्ग के व्यक्ति को समर्थन देते हैं, तो उस समुदाय को समर्थन देते हैं, उन लोगों का समर्थन करते हैं, क्योंकि उनके अंदर सामाजिक समझौते या फिर सामाजिक सहमति का भाव विकसित हो जाता है। सामाजिक सहमति मतलब समाज के ज्यादातर लोग जिस बात के लिए सहमत हैं, बालक भी उस बात पर अपनी स्वीकृति प्रदान करता है। ठीक है, फिर है अगला और लास्ट, जिसे हम कहते हैं विवेक की अवस्था। क्या कहते हैं? विवेक की अवस्था। इसका दूसरा नाम है, एक बार मैं फिर से कहता हूं आपसे कि ये जो मैं ऑब्लिक लगा के लिख रहा हूं, यही प्रश्न है। यहां से प्रश्न आजकल नहीं आ रहे। जो प्रश्न आ रहे हैं, आप पुराने पेपर देखेंगे, खुद को आपको पता लग जाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तुम मेरी पीठ में खुजली करो, मैं तुम्हारी में करूंगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की किस स्तर की या किस अवस्था से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक सहमति की अवस्था, सामाजिक कर्तव्यों के पालन की अवस्था, यहां से प्रश्न आ रहे हैं, ना कि मूल भाषा से, क्योंकि ये मोस्टली बच्चों ने रटे होते हैं। हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, सिलेक्शन के लिए देखो, सभी चाहते हैं सबका सिलेक्शन हो। जो भी पढ़ रहा है, 1 घंटे पढ़ रहा है, वो भी चाहता है मेरी नौकरी लगे, मैं भी टीचर बन जाऊं। जो 10 घंटे पढ़ रहा है, वो भी चाहता है मेरी नौकरी लगे, मैं टीचर बन जाऊं। जो 15 घंटे पढ़ रहा है, वो भी चाहता है। और जो पेपर से 15 दिन पहले पढ़ना शुरू करेगा, वो भी यही सोचेगा, भगवान करे मेरी नौकरी लग जाए। लेकिन आपको पता है, नौकरी के लिए हमको वो करना पड़ेगा, सिलेक्शन के लिए हमको वो करना पड़ेगा जो दूसरे नहीं कर रहे। ठीक है, अब कहने का मेरा मीन्स ये है, जैसे उदाहरण के लिए मैं L1 मेंस की बात करूं, रीट L1 मेंस 3rd ग्रेड। L1 में जब हम पढ़ते हैं, तो आपने मोस्टली देखा होगा, खासकर कोचिंग वाले भी, जिनके पास राजस्थान जीके के टीचर है, ठीक ठाक टीचर है, वो बच्चे के माइंड में एक ही बात डाल देते हैं, राजस्थान जीके 180 नंबर की है 300 में से। ठीक है, बच्चे के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि राजस्थान जीके पढ़नी है, 300 में से 180 नंबर का वेटेज राजस्थान जीके का है। लेकिन आपको भी पता है, राजस्थान जीके 45 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान का हिस्ट्री और राजस्थान का कल्चर होगा। बच्चे के लिए राजस्थान जीके मतलब राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल है। वो 180 नंबर की समझ के 90 नंबर का मैटर पढ़ता रहता है। दूसरी बात, चलो कोचिंग वालों की या टीचर की बात मान ली मैंने, 180 नंबर की जीके है। ठीक है, तो 180 नंबर की जीके, ये बात सबको पता है, तो फिर सभी बच्चे उसको ही पढ़ रहे हैं। और जो काम सभी कर रहे हैं, हम भी उसी काम को कर रहे हैं, तो भाई साहब हम तो भेड़ चाल में चल रहे हैं। हम अलग क्या कर रहे हैं? अलग करेंगे तो ही दूसरों से अलग होंगे। और जो भीड़ का हिस्सा बने हुए ना, जीके पढ़ो, जीके पढ़ो, जीके पढ़ो। भीड़ के बारे में कहावत है, मैंने कहीं पढ़ा है, भीड़ हमें डर नहीं लगने देती, लेकिन भीड़ हमें डरपोक भी बनाती है। नहीं समझे? आप भीड़ के साथ, 50 लोगों के साथ, 100 लोगों के साथ किसी भी स्थान पे जा सकते हो, भीड़ आपको डर नहीं लगने देगी। लेकिन जिस दिन भीड़ से अलग होकर आपको कहा जाएगा कि अब जाओ उस स्थान पे, तो आपकी जाने की हिम्मत नहीं होगी। तो भीड़ हमें डर नहीं लगने देती, लेकिन भीड़ हमें डरपोक भी बनाती है। तो हमको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। आप जीके पढ़िए, लेकिन जीके के साथ साथ आपको अपने सब्जेक्ट मजबूत करेंगे, खासकर L1 में करने पड़ेंगे। और जब तक आप सब्जेक्ट मजबूत नहीं करेंगे, आप दूसरों से अलग हो ही नहीं सकते। और ऐसा इसलिए कह रहा हूं, जब से हम राजस्थान में कंपटीशन की तैयारी के लिए सोचते हैं, राजस्थान के निवासी होने के नाते हम सोचते हैं कि हमें किसी कंपटीशन में भाग लेना है, हम सबसे पहले जीके पढ़ना शुरू करते हैं। और आपने एक कहावत सुनी होगी जीके के बारे में, मैंने जब कहीं पे किसी के मुंह से सुनी है, मुझे नहीं पता किसने कही है, अथाह सागर है ये जीके, नदी भर पढ़ पाते हैं, बाल्टी भर अथाह सागर है ये जीके, नदी भर पढ़ पाते हैं, बाल्टी भर याद रहता है, और पेपर में चुल्लू भर आता है, और उस चुल्लू भर में ही डूब के मर जाते हैं। मेरे कहने का मीन्स जीके की कोई लिमिट नहीं है। इसलिए जीके तो पढ़िए, लेकिन जो 90 नंबर का सब्जेक्ट है ना L1 में, आप उसको मजबूत कीजिए। अगर वो 90 नंबर का सब्जेक्ट मजबूत है, तो मैं कह रहा हूं आपका सिलेक्शन
कोई नहीं रोक सकता। वापस आ जाते हैं, विवेक की अवस्था है, अंतिम अवस्था है ये। इसे हम अंतरात्मा के आधार पर, अंतरात्मा के आधार पर निर्णय लेने की अवस्था भी कहते हैं। अंतरात्मा के आधार पर निर्णय लेने की अवस्था भी कहते हैं। कहने का मीन्स ये हुआ कि इस अवस्था में आकर बच्चे में पूरी तरह परिपक्वता आ जाती है, मानसिक रूप से मैच्योर हो जाता है, संवेगों की क्षमता विकसित हो जाती है, संवेग स्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं। तो क्या सही है, क्या गलत है, वो खुद से इन चीजों को डिसाइड करने लग जाता है। अंतरात्मा के आधार पर निर्णय लेने लग जाता है। किसी गरीब की मदद करनी है, किसी गरीब का सहारा बनना है, किसी विपरीत परिस्थिति में फंसे हुए दोस्त को बाहर निकालना है, किसी गरीब दोस्त की सहायता करनी है, ये सारी बातें खुद से डिसाइड करने लग जाता है। इसीलिए हम इसको कह रहे हैं विवेक की अवस्था, मतलब बुद्धि के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। हमने पढ़ा है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। एक बार रिवाइज करते हैं इसको, मेन बातें फिर से दोहराते हैं। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 स्तर बताए हैं। पहला स्तर है पूर्व नैतिक स्तर, इसका दूसरा नाम है पूर्व पारंपरिक स्तर, इसकी उम्र है 4 से 10 वर्ष और इसमें अवस्था है प्रारंभिक बाल्य अवस्था। अवस्था कौन सी है? प्रारंभिक बाल्य अवस्था। यहां पे लिख देता हूं, प्रारंभिक बाल्य अवस्था का काल है। इसमें 2 अवस्थाएं हैं, प्रारंभिक बाल्य अवस्था और पूर्व नैतिक स्तर, पारंपरिक स्तर। ये तो हो गए स्तर। इसमें 2 अवस्थाएं हैं। पहली है आज्ञा व दंड की अवस्था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, आज्ञा पालन तो करता है लेकिन पूर्णतः दंड के भरोसे। दंड के भरोसे मतलब दंड के आधार पर, अगर नहीं करा तो पिटाई लगेगी। और बालक इस अवस्था में दंड से बचना चाहता है और पुरस्कार को प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, और जो व्यक्ति शक्तिशाली होता है, जो पीटेगा, जो दंड देगा, उसके प्रति क्या रखता है? अंधश्रद्धा। अंधश्रद्धा मतलब जो शक्तिशाली व्यक्ति है उसने जो कह दिया वो फाइनल, उसकी बात स्वीकार करनी है, उसकी बात माननी है। दूसरी अवस्था है अहंकार की अवस्था, जिसका दूसरा नाम है साधन सापेक्ष उन्मुक्ता। ये याद रखना है, ये याद रखना है। ठीक है, अब अपने अधिकारों को तो मैं जानता ही हूं, इस अवस्था में होने के कारण मैं दूसरों की आवश्यकताओं को भी पहचानता हूं। अपने अधिकारों का तो मुझे पता है, मैं दूसरे की आवश्यकताओं को भी पहचानूंगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं तुम मेरी पीठ में खुजली कर दो, मैं तुम्हारी पीठ में खुजली कर दूंगा। अर्थात जैसा तुम करोगे मैं भी वैसा कर दूंगा, अदले का बदला। ठीक है, दूसरा मैंने बताया है पारंपरिक स्तर, परंपरागत स्तर भी कहते हैं इसको। इसकी उम्र है 10 से 13 वर्ष की। इसकी 2 अवस्थाएं हैं। एक है प्रशंसा की अवस्था, जैसे अच्छा लड़का या अच्छी लड़की। इसमें हम क्या करते हैं? ऐसे कार्य करना चाहते हैं या ऐसे कार्य करते हैं जिसको समाज में स्वीकृति मिले, समाज जिसको अच्छा कहे, अधिकतर लोग जिसको स्वीकार करें और हमारी इमेज कैसी बने? अच्छे लड़के अच्छी लड़की की। ये याद रखना है आपको। ठीक है, इसमें ये याद रखना है, इसमें ये याद रखना है। फिर है सामाजिक अनुरूपता की अवस्था, समाज के नियमों कर्तव्यों पालनों का, नियमों का और कर्तव्यों का हम पालन करने लगते हैं और स्वयं अपनी इच्छा से समाज के बनाए नियमों को समझने की कोशिश करते हैं। फिर है उत्तर पारंपरिक या आत्मांगीकृत नैतिक स्तर, 13 वर्ष से अधिक, 13 वर्ष या उससे अधिक अर्थात किशोर अवस्था का काल आ गया। यहां पर आंतरिक जो अभिप्रेरणा है वो पूर्णतः सशक्त हो जाती है, बालक की बुद्धि का लगभग पूर्ण सा विकास हो जाता है, संवेग स्थायित्व हो जाते हैं और उसमें नैतिकता का भाव विकसित हो जाता है। सामाजिक समझौते की अवस्था या सामाजिक सहमति की अवस्था, समाज के अधिकांश लोग जिस बात का समर्थन करते हैं, इस अवस्था के बच्चे भी उसी बात का समर्थन करते हैं, उसी बात को स्वीकार करते हैं। और उसके बाद है विवेक की अवस्था या फिर अंतरात्मा के आधार पर निर्णय लेने की अवस्था। इसमें व्यक्ति की बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है और वो सही गलत की जानकारी करने लग जाता है। क्या सही है क्या गलत है, वो अपनी अंतरात्मा के आधार पर इस बात को समझने में, निर्णय लेने में समर्थ हो जाता है। ठीक है, आज हमने पढ़ा है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे जटिल टॉपिकों को, कठिन टॉपिकों को जो आपको सीटेट, रीट, सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में जहां भी आते हैं और मैं आपको इनको करवाऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर।
ठीक है। और कहने का मीन्स ये है, अपने दोस्तों को भी बताइए, मैं रोज ये कठिन टॉपिक आपको करवाऊंगा। और एक बात और, यदि आपने पिछली बार ऑनलाइन पढ़ा है और या फिर किसी कोचिंग में पढ़कर आपने आधे अधूरे कोर्स का क्या कहते हैं अनुभव प्राप्त किया है और रीट की तैयारी आप फिर से कर रहे हैं, चाहे आप प्री की कर रहे हैं या मेंस की कर रहे हैं, L1 L2 प्री मेंस जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार अलवर और उसके आसपास के एरिया में आप जहां भी रहते हो, तो आपको जयपुर या सीकर भागने की आवश्यकता नहीं है। आप अलवर में आइए और अलवर का सबसे बेहतरीन संस्थान, जिसकी गारंटी मैं लेता हूं, मैं कह रहा हूं इस बात को, आपको वो अनुभव प्रदान करेगा कि भगवान ने चाहा तो आपकी फर्स्ट और लास्ट कोचिंग होगी। और कोचिंग का नाम आप शो हो रहा है हमारे बोर्ड पे, ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट, राजीव गांधी पार्क के सामने है, मोती डूंगरी, नियर SMD सर्किल। थैंक यू।